एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। हमने आपको करा रहे हैं विज्ञान कक्षा 9वीं का रिवीजन टेस्ट का जो पेपर उसका हम फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसके पहले हमने बनाया है इसका पार्ट 1। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। और पार्ट 1 में बताया सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इस पार्ट 2 में हम बताएंगे आपको कि जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं इन्हें कैसे आपको करना है, इन सबको मैं बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी वीडियो डालूं तो आपको वीडियो मिल जाए और नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, आप इस चैनल पे बने रहें, इधर उधर ना जाएं। सारे सब्जेक्ट के हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, पूरा का पूरा आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, बाष्पीकरण से क्या समझते हैं। आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप क्रम में ध्यान ना दें, आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन 6 है, बाष्पीकरण से क्या समझते हैं। इस पर आप लिखिएगा, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की, यहाँ पर लिख लेंगे होने की इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। यानी एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। आपको इसमें लिखना है संवेग संरक्षण का नियम। चलिए देखते हैं। तो संवेग संरक्षण नियम क्या लिखेंगे, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, तो उसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, उसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। आप लिख लें संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, उसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर जान लेते हैं कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या लिखेंगे आप, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्वेश्चन था आपका कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो आप लिखेंगे सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई हैं। जीवित कोशिकाओं में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। 10वां का अथवा है। आपको 3 सूत्र दिए गए हैं और उन यौगिकों के नाम लिखने हैं। तो पहला था आपका K2SO4, इसे हम कहते हैं पोटेशियम सल्फेट। K2SO4 को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट कहते हैं।
फिर आपका था CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और KNO3 कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। यानी 10वां का अथवा है, 3 यौगिक दिए थे, K2SO4, CaCO3, KNO3। तो पहले का हमारा नाम हो जाएगा, जो पहला यौगिक है K2SO4 का पोटेशियम सल्फेट। पहले क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। दूसरे का हमारा हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, लाइसोसोम के कार्य लिखिए। क्या आपका? लाइसोसोम के कार्य लिखिए। तो लाइसोसोम के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। आप इसमें पहले में क्या लिखेंगे? लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन करना होता है। दूसरा, कोशिका के अंदर होने वाले पाचन क्रिया में लाइसोसोम काम करता है। दूसरा हो जाएगा, कोशिका के अंदर होने वाले पाचन क्रिया में लाइसोसोम कार्य करता है। तीसरा है, मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना, अर्थात यह अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना, अर्थात यह अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। चौथा हो जाएगा, कोशिका विभाजन में सहायता करना। इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 13 को देखा कि लाइसोसोम के कार्य क्या क्या हैं। तो इसके 4 कार्य मैंने आपको बताए हैं, आप इसे लिख लीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर करें। आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा और हम इस आपको सारे पार्ट बनाएंगे और जल्द जल्द वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि जब आप लोग देखते हैं तो हमें मोटिवेट होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें उत्साह होता है। हम आपके लिए निरंतर रूप से प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि आपको कहीं परेशान ना होना पड़े, आपको एक ही चैनल पे सब कुछ मिले। तो आप चैनल पे बने, हम पे भरोसा करें। हम आपको जितने भी आपके पेपर होंगे सारी चीज़ें कराएंगे। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए वीडियो, लेकिन आपका वीडियो पक्का आएगा, चाहे जो हो जाए आपके सारे वीडियो आएंगे। क्योंकि आपका जो प्यार मिला है उससे हमें बहुत खुशी मिली है, क्योंकि आपने हमारे जो मैथ वाले वीडियो थे उसे खूब प्यार दिया है। आशा करता हूँ विज्ञान की वीडियो को भी उतना ही आप प्यार देंगे, उतना ही अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमारे वीडियो बनाने का मतलब निकले। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है प्रश्न क्रमांक 12, पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में अंतर लिखिए। जो पदार्थ होते हैं उनकी तीनों अवस्थाओं में आपको अंतर लिखना है। तो आपको पता है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो पहला देखते हैं ठोस का। तो मैं बोलते जा रहा हूँ, अगर आपको वीडियो साफ साफ समझ नहीं आ रहा है तो आप लिखते जाइए। तो ठोस में आप 3 आप कलम बना लीजिए, पेन कापी ले लीजिए। एक में लिखिए ठोस, एक में लिखिए द्रव, एक में लिखिए गैस। आप 3 ठो बना लीजिए, ठोस, द्रव, गैस। अब लिखिए आप ठोस पे। ठोस का निश्चित आकार व आयतन होता है। पहला हो जाएगा आपका, ठोस का निश्चित आयतन व आकार होता है। पहला आप क्या लिखेंगे ठोस में? ठोस का निश्चित आयतन व आकार होता है। ठोस में लिखिए आप, ठोस का निश्चित आयतन व आकार होता है। अब द्रव में लिखिए, इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव में लिखेंगे, इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस में लिखेंगे, गैस में लिखिए आप कि इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं। गैस में क्या लिखेंगे? इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं। आपने ठोस में लिखा कि ठोस का निश्चित आयतन व आकार होता है। आपने द्रव में लिखा इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। आपने गैस में लिखा इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं। दूसरा, ठोस में लिखें, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस में लिखना है आपको दूसरे में, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। मैं थोड़ा इसको और स्पष्ट कर देता हूँ। ठोस वाला, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है।
आप गैस में इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। द्रव में भी आप लिखेंगे कि इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, और गैस में लिखेंगे आप गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। यानी ठोस और द्रव को हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। अगला देखते हैं, ठोस में लिखना आपको, ठोसों के गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। ठोसों के गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप यानी कमरे के ताप से अधिक होते हैं। द्रवों में गलनांक कक्ष ताप से कम तथा क्वथनांक अधिक होता है। जो द्रव होते हैं, द्रव का गलनांक कमरे के ताप से कम होता है तथा क्वथनांक अधिक होता है। अब गैस में लिखेंगे, गैसों में गलनांक तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। अगला देखते हैं, इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। ठोस में लिखेंगे इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। द्रव में लिखेंगे ये उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं। ये उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं। इनके कण चारों दिशाओं में बहते हैं। इस तरह से हमने क्या किया है, आपको ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताया है। इसे आप कर लीजिए। अगला देखते हैं। अगला हमारा है चाल और वेग में अंतर बताइए। आपको चाल और वेग में अंतर बताना है। एक तरफ लीजिए चाल, एक तरफ लीजिए वेग। तो ये प्रश्न क्रमांक आपका है 7। चाल और वेग में अंतर बताइए। प्रश्न कौन सा आपका है? 7 है। तो चाल में क्या लिखेंगे आप? एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल में क्या लिखेंगे? एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। वेग क्या है? एकांक समय में निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। आप वेग लिख लीजिए और चाल लिख लीजिए। फिर दूसरा है, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। सिंपल सा अंतर है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। आपको 2 नंबर के 2 ही अंतर लिखे, मैंने अंतर लिख दिए हैं, और तो आप चाहे 2 ही लिखें। तीसरा है, इसका औसत मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। चाल का औसत मान ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। वेग का औसत मान धनात्मक व शून्य हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है ना। वेग का औसत मान ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य हो सकता है। अगला देखते हैं, इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। आपको कोई भी दो लिख लेना है, 2 नंबर का है, आप ज़्यादा ना लिखें। अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या हो रही है तो हमने कमेंट बॉक्स पे नंबर डाल दिया है, उस नंबर पे आप एसएमएस करके जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन पे नंबर डाल दिया अपना। अगला हमारा है प्रश्न 19 नंबर, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। आपको क्या करना है? समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखना है। तो एक तरफ लीजिए समांगी मिश्रण और एक तरफ लीजिए विषमांगी मिश्रण। आप एक तरफ लिखिए समांगी मिश्रण और एक तरफ लिखिए विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व समान रूप से मिश्रित होते हैं। मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व समान रूप से मिश्रित होते हैं, इसमें लिखिए। विषमांगी में मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व असमान रूप से मिश्रित होते हैं। विषमांगी में आप क्या लिखेंगे? मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व असमान रूप से मिश्रित होते हैं। आप समांगी में लिखेंगे मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व समान रूप से मिश्रित होते हैं। विषमांगी में लिखना है मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व असमान रूप से मिश्रित होते हैं। अगला, समांगी मिश्रण में तत्वों को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता। जो आपका समांगी मिश्रण होगा तो उसमें तत्वों को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता, और जो विषमांगी होता है तो तत्वों को पृथक रूप से देखा जा सकता है। फिर तीसरा देखते हैं समांगी वाले में, अवयवी तत्वों को भौतिक प्रक्रमों से आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। तीसरा लिखेंगे आप समांगी में, अवयवी
अवयवी तत्वों को भौतिक प्रक्रमों से आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसमें लिखेंगे आप, अवयवी तत्वों को भौतिक प्रक्रमों से आसानी से पृथक किया जा सकता है। आप बिस्मांगी में लिखेंगे, भौतिक तत्वों को भौतिक प्रक्रमों से आसानी से पृथक किया जा सकता है। फिर लिखेंगे समांगी का, चीनी व जल का मिश्रण। समांगी में लिखेंगे आप चीनी व जल का मिश्रण, इसमें लिखेंगे आप चीनी व रेत का मिश्रण। ये है आपका आंसर, इसे भी आप लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10 ही है आपका, जिसको लिखना है लाइसोसोम के कार्य, और लाइसोसोम को लिख लेंगे। जिसको लिखना है रिक्तिका के, तो रिक्तिका के कार्य लिख लेंगे। इसमें हमने बता दिया है, दोनों करा दिया, अथवा भी और इसको भी। तो रिक्तिका के कार्य निम्न हैं। रिक्तिका कोशिका के साइटोप्लाज्म की अम्लता को अवशोषित करती है। दूसरा है, कोशिका अणु से छुटकारा पाने के लिए रिक्तिका को उपयोग करती है। तीसरा है, रिक्तिकाएं विभिन्न पदार्थों के भंडारण की अनुमति देती हैं। सेल के अंदर दबाव बनाए रखने में मदद करती हैं। तो आप चाहे तो उसे लिख लीजिएगा या फिर इसे लिख लीजिएगा, दो में से आप कोई कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हैं मैं उसको बहुत जल्द पार्ट 3 में लाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा आप वेट कर लें, तब तक इन क्वेश्चन को आप लिख लें। मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 3 ला रहा हूं। आप चैनल पे जुड़े रहें, कहीं मत जाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी कहीं परेशान न हो, आसानी से अपने सॉल्यूशंस को कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो पे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।